So another very important factor is that oil supply is cut off from the Red Sea. Definitely it would hurt the economy of the industrialized country, especially of the West. चाइना भी मुतासर होगा, इंडिया भी मुतासर होगा, लेकिन वेस्ट की जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी इट इज़ इन अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ द यूक्रेनियन वॉर. एंड नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस that how can America win a war against Hamas and Houthis? क्योंकि they provided weapons, training, method, advices to the Ukrainian army. वो डिफीट खा रही है यूरोप के अंदर रहकर, जिसके बॉर्डर्स यूरोपियन नेशंस के साथ मिलते हैं, जहां सप्लाई करना आसान है माजरत हजारों मील दूर. किस तरह से अमेरिका इस वॉर को विन करेगा? वुड इट नॉट बी कॉस्टली फॉर द अमेरिकन्स? कैन अमेरिकन्स लीव द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन टू डू दिस? वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को छोड़ देंगे? जो टैक्सेस के पैसे हैं वो इस पे लगाने देंगे? सो वॉर हैज बीन एस्केलेटेड. नाउ इराक, यमन, सीरिया, ईरान, गजा, all they are in a war, in a state of war. Against whom? Against Israel, but now against America. Yemenis, they have declared that now we are in a state of war against Americans, against Britishers. Allies के लिए वो नहीं कह रहा, because allies ने they came into contact with all American allies, इसके वो नाम ले रहे हैं. उन्होंने कहा जी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई है. Now they are confirming क्या इजिप्ट की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, जो बरतानिया के ग्रीस से जहाज आए और 2 जगहों पे रिफ्यूलिंग करने के बाद उन्होंने अटैक किया यमन के ऊपर. तो मैं समझता हूं कि वॉर जो है वो बढ़ रही है. अच्छा, अमेरिका के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड क्रिटिसिज्म चल रहा है तो सो इज द केस इन ब्रिटेन. ऋषि सुनाक के खिलाफ इस वक्त पॉलिटिकल मूव चल रही है बरतानिया में. He was already under criticism because one, he was a colored prime minister of the Britannia, and it is for the first time that a colored man became the prime minister of the Britain. Number 2, he celebrated Diwali in the 10 Downing Street, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि अच्छा नहीं लगा बिकॉज बरतानिया call themselves a secular state. तो religious ceremonies in a state office नहीं हो सकता. ठीक है. और third, because Britain economy is a weak economy. I remember somebody told me कि one of बरतानिया का जो important MP था, he told someone कि now we have become a weak. अमेरिका जो हमें कहता है हम वो करते हैं, सिर्फ वो अब एक इंप्रेशन कायम है कि वी आर द ग्रेट पावर, बट वी आर नॉट द ग्रेट पावर. एक्चुअली हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है. फॉक्स न्यूज की कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. दे से कि देयर आर स्लीपिंग सेल्स ऑफ हिजबुल्लाह इन अमेरिका. अब फॉक्स न्यूज एक डर पैदा कर रहा है अमेरिकन के अंदर, बिकॉज टिकटॉक जिस तरह से फलस्तीनियन काज को उठा रहा है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर है बहुत ज्यादा, और वो सोच रहे हैं कि टिकटॉक को हमेशा के लिए बैन कर दें अमेरिका में. तो वहां पे इस तरह की बात करना क्या इस वजह से या वाकई स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं हिजबुल्लाह के? इफ अमेरिकन्स आर गोइंग टू अटैक लेबनान, जहां पे उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा किया हुआ है, तो क्या हिजबुल्लाह वुड रिटेलिएट? उसका जवाब क्या विद इन अमेरिका वो देंगे अपने स्लीपिंग सेल्स? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको देखने की जरूरत है. और सीबीएन रिपोर्ट जो अमेरिकन टेलीविजन है कहता है कि नवंबर तक यमन ने 27 हमले किए, 27 अटैक्स. और ये जो पिछला ट्यूसडे गुजरा है, 21 यमनीज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स उनको इंटरसेप्ट किया है अमेरिकन ने. ठीक हो गया. सो वॉर जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रही है, और ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है.
नाउ खुद अमेरिकन जो, अगर आप स्कॉलर्स को चुने, जेफरी सैश को सुने, जॉन मीरशाइमर जो कि स्ट्रक्चर रियलिस्ट है, ऑफेंसिव रियलिस्ट है, और इसी तरीके से अगर आप कर्नल डगलस को सुने, दे से अमेरिका इज ट्रैप्ड, अमेरिका इज डिफीटेड. And now scholars within America, they are talking about post-America Middle East, post-Israel Middle East. तो Americans ने जो strategy adopt की, I think, this is my understanding, this is the last war, last effort on the part of America to retain its say in the Middle East. Erode हो रही है, आखिरी कोशिश आपको नजर आ रही है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप होसियों का क्लेम सुने और थ्रेट सुने देश से अमेरिकन्स को कि जिन्होंने यमन पे अभी हमला किया है, अमेरिकन्स मस्ट हैंड ओवर ऑल द ऑफिशियल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक, ताकि उनको सजा दी जा सके, अदरवाइज हम अमेरिका को के खून से इस रेड सी को लाल करेंगे. सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस डेवलपमेंट आई थिंक, और यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है जो रीडिंग स्ट्रैटेजिस्ट नहीं कर पाए, कि अमेरिकन्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे थे अपनी फोर्सेस को रेड सी के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर, और इज़राइल के करीब. जिस तरह से रशियंस ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके यूक्रेन के ऊपर वॉर इनिशिएट किया, और उनकी जो सब मैरीन्स है वो भी वहाँ पे न्यूक्लियर सब मैरीन्स एक्टिव हैं. अब तो उनके न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी आ गए हैं. खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि क्या ईरान के ऊपर अटैक होगा. रशियंस दे आर वेरी एक्टिव नाउ इन द सिक्योरिटी काउंसिल के इसको डिबेट को हम इनिशिएट करें. और क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्या इस अमल से, विद दिस कोअर्सिव मेजर्स, कैन अमेरिका डिटर यमनीज? आई डोंट बिलीव ऑन दिस. बिकॉज अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें कि यमनियों की, वो कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े करके फजाओं में आप फैला दें, जब तक गजा के ऊपर से आप वॉर नहीं हटाते. एंड दे आर रिटेलिएटिंग. पीछे तो तब हटते ना जब अटैक नहीं करते. दे आर रिटेलिएटिंग. दे आर यूजिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स अगेंस्ट अमेरिकन बैटलशिप्स. नुकसान भी हुआ है. दूसरा, अगर आप रवायात को देखें इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक रिलीजन के अंदर, तो दीज आर द यमनीज जो लीड करेंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फोर्स. एंड व्हाई दिस इज सो, मुझे नहीं समझ आता था ये क्यों है. बिकॉज इट इज द कुरानिक प्रिंसिपल. जालूत और तालूत की लड़ाई में लीडिंग पोजीशन किसकी थी और क्यों दी गई नौजवान को? बिकॉज ही नोज हाउ टू फाइट अ वॉर एंड बिकॉज ही वॉज ब्रेव. यमनियों को देखें आप, दे आर सो ब्रेव कि वक्त की आप पावर के साथ टकरा रहे हैं. और उन्होंने यमन के होसियों के अमल के ऊपर पूरे यमन में लोग निकले हैं. बताया ये जा रहा है कि 15 मिलियन 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग रोड के ऊपर थे इन द सपोर्ट ऑफ द होसीज. तो अगर माशरा आपके साथ है तो ये अलग पावर आपको एक नजर आती है. तो मैं नहीं समझता कि जो यमनी हैं उनको आप डिटर कर सकते हैं इस हवाले से. और मेरा ख्याल ये है कि खुद वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं, दे बिलीव दैट यमनीज दे आर ऑन द राइट साइड इन द हिस्ट्री. तारीख लिखी जा रही है और वो राइट साइड के ऊपर है. क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक इस हवाले से कुछ कर रहे हैं? यस, एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न. अदरवाइज आप सुनते हैं ओआईसी के ऊपर क्रिटिसिज्म, ये वो. अरब लीग ओआईसी इज वेरी एक्टिव इन यूनाइटेड नेशंस. और आपको क्या लगता है कि प्यूटन को इतना हीरोइक वेलकम दिया और उसके बाद जिस तरह से ब्लिंकन के साथ रवैया है टर्किश का, सऊदीज का, यूएई का, इवन कतरियों का, उससे आपको लग रहा है पता कि क्या है? एंड ऑल दे हैव ज्वाइंड द ब्रिक्स एंड इवन पाकिस्तान इज गोइंग टू ज्वाइन द ब्रिक्स एंड रशियंस दे आर एग्रीड के वी वुड वेलकम पाकिस्तान इन ब्रिक. तो ऑल अमेरिकन partners, they are joined
दे आर ज्वाइनिंग द ब्रिक विच इज, जिसको वेस्ट जो लेता है किस तरह से, कि एंटायर वेस्टर्न अलायंस है, गिविंग अ न्यू अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, IMF की जगह अपना IMF, वर्ल्ड बैंक की जगह अपना वर्ल्ड बैंक, और एक नया मैकेनिज्म दे रहे, एक नया ट्रेड का मैकेनिज्म दे रहे। तो दुनिया की ग्लोबल लेवल पे जो वैल्यूज हैं, करेंसी है, ट्रेड मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशंस है, वो तब्दील हो रहे हैं सवाए नजरिए के और सवाए जिसे हम कहते हैं एक कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम के, और सवाए एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के, जो कि आगे जाके गालिबन वो हो जाएगा। तो अगेन एट द एंड आई वुड से कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसकी सॉफ्ट पावर इतना ज़बरदस्त है, जो अब तक किसी पावर के पास ये सॉफ्ट पावर नहीं है जो अमेरिकन के पास है, बिकॉज दे वर नोन एज चैम्पियन ऑफ लिबर्टी, चैम्पियन ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी, चैम्पियन ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड दे वर द पीपल हु इनिशिएटेड लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशंस। वो सॉफ्ट पावर फिशा फिशा हो रहा है, वाइब्रेट, हवा में बुखारे बन के हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि अमेरिकन जो पावर एंड इन्फ्लुएंस है, जो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर मिलकर स्मार्ट पावर बना रहा था, वो उसमें अमेरिकन मार खा रहे हैं और वो उनका खत्म हो रहा है। तो अमेरिकन दे आर रिस्पॉन्सिबल, द इरोशन ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की अमेरिकन एंड अमेरिकन पॉलिसीज एंड अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया एंड इजराइल इज दे आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द चाइना, बिकॉज चाइना इज नॉट गिविंग अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, a political system and the economic system, and खुद अमेरिकन इस ग्लोबलाइजेशन को डीग्लोबलाइज करने के चक्कर में पड़े हुए, एंड खुद अमेरिकन बदनाम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को। ये जो लोग हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशंस को बदनाम करते हैं, unintentionally they are fulfilling the agenda of America, because Americans disappoint हो गए यूनाइटेड नेशंस में। Americans they have isolated in UN and Security Council, nobody is supporting them। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन 22 अमेरिकन क्लोज स्टेट्स ने एब्सटीन किया और रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, जिसमें सऊदी अरब भी था, UAE भी था, इजराइल भी था, इंडिया भी था, साउथ अफ्रीका भी था, ब्राजील भी था, अर्जेंटीना भी था। ठीक है, वहां से आपके साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे ममालिक थे, मलेशिया था। तो इसका कहने का मकसद ये है कि अमेरिकन अब UN को रैप अप करना चाहते हैं, एंड अल्टरनेटिव पावर्स दे वांट टू रिटेन द UN एंड नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ताकि सुवेरेनिटी रिटेन की जा सके। तो नेक्स्ट जो अब सवाल उठता है कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान US रिलेशनशिप कहाँ खड़े होंगे, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप कहाँ पे खड़े होंगे, सारे इस खेल में साउथ एशिया का क्या बनेगा, और फलस्तीनियन के ऊपर जो वॉर एस्केलेट हो रही है, इसका असर कश्मीर पर क्या बनना है। तो ये वो सवालात हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इनिशिएट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। सर, यमन के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि यमन रिटेलिएट भी कर रहा है, वो इस हद तक हैं कि हमारा कुछ भी नहीं रहेगा तो हम फिर भी इनके साथ लड़ेंगे। यमन के पास ऐसी कौन सी जो है वो फाइनेंशियल पावर्स हैं जो उनके पास कोई आर्सेनल या एमुनेशन इस तरह का है कि वो इतने बड़े अलायंस के साथ इस तरह से ओपन होकर फाइट कर सकें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1947 में पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड वी फॉट अ वॉर ऑन कश्मीर विद इंडिया इन 1948। वी डिड नॉट हैव आर्सेनल्स, वी डिड नॉट हैव ट्रेंड फौज, बट वी हैव इमोशंस एंड विल टू फाइट, विल टू हैव अ वॉर एंड पॉलिटिकल सोशल कोहेसिवनेस। तो बदर में मईशत थी, हथियार थे, ज़्यादा बंदे थे, क्या था इसका मकसद? जो मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, ये ना समझें कि सिर्फ रिलीजियस मिसालें देकर हमें जज्बाती कर रहे हैं, बिकॉज पावर के दो एलिमेंट्स हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के आपके पास हथियार होने चाहिए, ट्रेंड फौज होनी चाहिए, आपके लोगों के अंदर जो है वो उनका साथ होना चाहिए। बट सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, विल टू फाइट अ वॉर, बड़े बड़े सूरमा जंग के मैदान में भाग जाते हैं, ठीक है ना। और क्या कौम लड़ने के लिए तैयार है?
ठीक है, और कोहेसिवनेस, व्हेन सोसाइटी सपोर्ट्स यू, यूनिटी जिसे आप कहते हैं वो है, तो वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। कि हमास के पास ज्यादा जबरदस्त हथियार है इजराइल के मुकाबले में, ज्यादा फौज ट्रेंड है, या नंबर में ज्यादा है? कहां 3-3.5 लाख की इजरायली फौज, वेल इक्विप्ड, मिलिटरीली द पावरफुल नेशन इन द मिडिल ईस्ट इज बीइंग डिफीटेड बाय हमास, जिनकी तादाद मेरे ख्याल में 70-80 हजार है, एंड लेस इक्विप्ड है। इसका मकसद जंग के तरीक़ेकार तब्दील है। इट इज द गोरिल्ला वॉरफेयर दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज रियासती मशीनरी जंग की इस्तेमाल करना बड़ी कॉस्टली होती है। तो यमनी लो प्रोफाइल वॉर करेंगे, दे वुड हिट द स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी, एंड दे हैव डन इट बाय ब्लॉकिंग द रेड सी। कितनी बड़ी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। एक थ्रेट तो है ना, शिपमेंट्स जाएंगी वहां पे, कौन चाहेगा मुझ पे हमला हो? जब एक गली में अगर झगड़ा हो रहा तो आप भी रास्ता तब्दील कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से यमनीज जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और अगर आप ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिशें कर दें, एंड दे आर मेकिंग बाय देमसेल्व्स, दे आर नॉट, दीज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर कंट्री, दे हैव दिस टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो हु प्रोवाइडेड देम, इधर ईरान, रशिया, किसने दिया है, लेकिन दे हैव, उनको कोई इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि फलानी जगह से शिप आ रही है, वो ये फलाने की शिप है, झंडा लगा हुआ है किसी दूसरे कौम का, उन्हें पता है कि ये उसका नहीं है, ये इजराइल का है। So they got the intelligence report as well. तो सपोर्ट तो है। तो इस आलम में जो अटैक कर रहे हैं उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हिजबुल्लाह है, 2006 की जंग में, आई रिमेंबर आई वाज इन अमेरिकन पेंटागन, अमेरिकन जनरल इंचार्ज ऑफ द मिसाइल सिस्टम, ही वाज ब्रीफिंग दैट वी हैव अ सिस्टम के जहाँ पे हवा में कोई चिड़िया भी, अमरीकी हवा में, खला में, स्पेस में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। I said, the Israelis, they have Iron Dome system. They are failed to intercept Hezbollah's rockets, the smaller tinny rockets. अब आपने देखा हमास ने बारिश कर दी, सारा जो उनका सिस्टम था आयरन डोम वो तो फेल हो गया। And the countries they have capabilities like Iran, North Korea, Pakistan, आयरन डोम सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उन मिसाइलों को। फॉर इंस्टेंस शाहीन एंड अब्दाली, टारगेट सेट किया आपने, वो गिरेंगे वहां पे जाके, इट वुड वॉन्ट बी इंटरसेप्टेड। तो आप इतना आप नहीं है रियासती लेवल के ऊपर भी, और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर मैटर हैं। इस वक्त इजराइल की सोसाइटी में इनक्वेसिवनेस नजर आ रही है, उनकी कैबिनेट में लड़ाई हुई है, अपने आर्मी चीफ की पिटाई कर दी है उन्होंने, नेतन्याहू के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रही है। इनक्वेसिवनेस है। दूसरी जगह जो मर रहे हैं, 20-22 हजार फलस्तीनियन शहीद हो गए, 17-18 हजार रबल्स के नीचे, वो भी समझे शहीद ही हो गए एक किस्म के। 50% ज्यादा खवातीन और बच्चे, तब भी वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, जब भी उसी हालत में शादियां करें, उसी हालत में वो जब भी कलमा हक को उन्होंने जारी और सारी रखा हुआ। दे डू नॉट से कि हम हमास को गिव अप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बेवकूफ़ी की पॉलिसी थी। देखें, याद रखें, एक आखिरी जुमला कह दूं कि पावर का ताल्लुक होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से। नफ्सियाती तौर पे असर होता है कि ये मुझे जख्म देगा, तो आप डर के मारे वो काम नहीं करते। अगर वो नफ्सियाती तौर पे वो असर आपसे हट जाए तो फिर आप कहेंगे मारना है मारो, मैं तो करूंगा। तो हुआ ये है कि पावर का फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट यूज इट। पावर इज यूज्ड टू ब्रिंग द अपोनेंट ऑन द नेगोशिएशन टेबल, कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएट करें। तो पावर का इस्तेमाल हमेशा इन अ वेरी केयरफुल मैनर किया जाता है, खास पीरियड के अंदर किया जाता है, खास तनासब से किया जाता है। इसकी बड़ी नाजुक और बारीक कैलकुलेशन के बाद पावर का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए तो नहीं है, लेकिन उसका एक कितना नफ्सियाती असर है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब है, और न्यूक्लियर वॉर हो गई तो फिर क्या बनेगा। तो मैं समझता हूं कि वो जो इजराइल की इनविंसिबिलिटी का नफ्सियाती तासुर था वो टूट गया। इजराइल इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया है। देखिए ना, वो लोग जो कि लड़ रहे हैं वो काम करते थे ना, इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते थे, मुफ्त का उनको खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं। आप इसे अंदाजा करें कि इकोनॉमी की हालत ये है कि जो उनका गोलानी ब्रिगेड है 40% इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द हमास। खेती बाड़ी तबाह हो गई,
ठीक है, वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते थे वो उधर रह गए। जो आप बॉर्डर से नार से उठा के आप लेकर आए हैं उनको टेंट्स में आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर भी तो हुकूमत का खर्चा हो रहा है। पहले वो कोई काम कर रहे थे, इकोनॉमी जनरेट कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि मोर देन $60 बिलियन, 62, 63, $65 बिलियन आ रहा है इकोनॉमिक लॉसेज हैं इस वक्त इसराइल के। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसराइल का खसारा जो है बजट का वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो क्या आप सर्वाइव करेंगे आगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 1965 की वॉर हम वी वर इन द टेक ऑफ पोजीशन, एंड बिकॉज ऑफ 1965 वॉर हमारी इकोनॉमी फिर टेक ऑफ पोजीशन पे नहीं है। एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट आई गिव, इफ इंडिया गोइंग टू इनिशिएट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी का बड़ा गलत होना है। और चाइनीज यही गेम कर रहे हैं इंडियंस के साथ। इनसर्कल कर दिया इंडिया को, आइसोलेट कर दिया इंडिया को। कब तक वेस्ट सपोर्ट करेगी? पाकिस्तान के साथ भी वेस्ट था, आज है के साथ? बिकॉज वॉशिंगटन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था, कीप चेंजिंग योर अलायंस, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। रिचर्ड हास जैसे लोग मशवरा देते रहे अमेरिका को कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, कीप चेंजिंग योर अलाइज। जर्मनी और जापान अमेरिका के अलाय थे। पोस्ट कोल्ड वॉर में फौरन जर्मनी और जापान को डिक्लेयर किया गया कि ये नए दुश्मन है हमारे, अलाय, स्ट्रेटेजिक अलाय। 1972-73 में जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया इंडिया, अमेरिका और चाइना के दरमियान में, बोथ बिकेम द फ्रेंड्स, नाउ दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। तो कब तक इंडिया के साथ चलेंगे? एंड आई थिंक इंडियंस के अंदर ये रियलाइजेशन है। क्या रियलाइजेशन नहीं है? ये जो हिंदुत्व एलिमेंट लेकर आए, जो इंडियन सोसाइटी जो कि पोलराइज्ड हो गई है, फ्रेगमेंट हो गई है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी सेकुलरिज्म पे जुड़ी हुई थी। हाँ, मुख्तलिफ एथनिसिटीज हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स हैं। इतने बड़े इलाके को जब आप इंटैक्ट रखते हैं, जो अकबर की जो पॉलिसी थी, जिसको आप दीन इलाही कहते हैं, दीन इलाही नहीं था, इट वॉज एन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे मजाहिब को बिठा के उसने बनाया था, बिकॉज रन करनी थी एम्पायर को। उसके डायनामिक्स कुछ और होते हैं, वो मोदी साहब ने निकाल दिए। इकोनॉमिकली आप डेवलप होते रहे, माशरती तौर पे आपने इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा, आपने इंडिया को तबाही पे लाके खड़ा कर दिया। जी बेटा। सर, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये चल रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा गाजा को? देखें, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से एक स्टांस है, मोरल स्टांस है डिप्लोमेसी के अंदर। इस वक्त आपने देखा होगा अरब लीग थी, या आपने देखा कि OIC के जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने मुनीम अकरम साहब जो कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं, सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशन, ये तारीफ की कि इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था, जिस इफेक्टिव अंदाज से उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारा केस। तो पाकिस्तान इज इन, पाकिस्तान वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, एंड पाकिस्तान सेज के वाहिद हल यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं कि 1967 जो pre-1967 जो बॉर्डर्स थे, ये जो UN ने करार दिया है कि वो फ़लस्तीन का हिस्सा है, वो फ़लस्तीनियंस होना चाहिए, और जेरूशलम इज़ द कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन, स्पेशली द ईस्ट जेरूशलम। तो पाकिस्तान का बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टांस है, एंड आई थिंक ऑन द केस ऑफ कश्मीर एज वेल वी से दैट द रेजोल्यूशन जो पास हुई थी, जिसको नेहरू लेकर गए थे, सर जफरुल्लाह खान ने कहा था ये खुद लेकर गए, जो हमारे फेवर में आ गए, आप प्लेबिसाइड करवाएं और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक उनको आप डिसाइड करने दें। और ये जब होगा, बिकॉज इंडियंस, मोदी रिजीम, ये जो हिंदुत्व फलसफे वाले जो हॉक्स हैं, ये समझते हैं कि पीस की जो पाकिस्तान की एफर्ट है वो इनकी कमज़ोरी की वजह से। तो लिहाजा आप जूनागढ़, हैदराबाद को मसाइल को उठाएं तो ये खुद ही नेगोशिएशंस पे आएंगे, प्रेशर बिल्डअप करें। दूसरा, पावर के बगैर देखें, पावर कट्स पावर, डायमंड्स कट्स डायमंड, बैलेंस ऑफ पावर किए हुए, पावर को कश्मीर में बैलेंस किए बगैर आप इंडियंस को टेबल पे नहीं ला सकते। जिस वक्त जूनागढ़ और हैदराबाद का तनाज़ा जिंदा था तो इंडियंस ने ऑफर की पाकिस्तान को, डॉक्टर इश्तियाक ने अपनी किताब में लिखा है, जिन्ना साहब को ऑफर की कि कश्मीर ले लो, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़ दो, और आपने उनको छोड़ दिया। आपको उठाना होगा,
ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये टाइम है, इंडियंस को लाना चाहिए। और हमारा मुद्दा ये है कि पीसफुल अंदाज से ये मसला हल हो। हम चाहते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर कनेक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड, हारमोनी, पीस, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का मुद्दा हल किया जाए, उसके बगैर ये नहीं हो पाएगा। और मिडिल ईस्ट में अमन नहीं आएगा जब तक फ़लस्तीन का इशू रिजॉल्व नहीं होता। बल्कि फ़लस्तीनियन इशू ने जो चेंज हो रहा है सिस्टम, जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन में था फ्राम यूनिपोलैरिटी टू ऑक्टेगोनल मल्टीपोलैरिटी, उसको स्पीड अप कर दिया और अब उसके खदोखाल वाजे होना शुरू हो गए बड़े क्लियर। जी सर, एक इंडियन स्टांस है, इंडियन प्रोपेगेंडा है, उनके क्रिटिक्स ये एनालाइज करते हैं कि 30 साल पहले, आज से 25-30 साल पहले, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो टू सम एक्सटेंट दे वर ऑन इक्वल फ्रंट्स, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी। आज अगर देखें तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इकोनॉमिकली, मिलिटरली ज़्यादा पावरफुल है। तो इसकी वजह से दे क्लेम दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव दैट स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ इंटरनेशनल नेशंस। हाउ डू यू थिंक दैट पाकिस्तान कैन काउंटर दिस आर्गुमेंट एंड हाउ कैन वी बिल्ड दैट इंटरनेशनल स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस इंटरनेशनली? देखें ये जो आपका आर्गुमेंट है ना, ये सिर्फ इंडियंस का नहीं है, खुद पाकिस्तानियों का भी है। अगर आप सुनती होंगी जो क्रिटिक हमारे पाकिस्तान में चल रही है, ये आर्गुमेंट आपको उनका भी नज़र आता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान कमज़ोर है? आई वुड से नो। पाकिस्तान का टाइमली, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वेयर आवर इकोनॉमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड इट इज़ ऑल बिकॉज के people they don't have confidence on the government. The people, they have a money, they have a gold reserves, they can bring money and gold reserves into market, economy चल पड़ेगी और बड़े अंदाज से चलेगी। But at this moment, because of number of reasons, they don't have a confidence। सही है नहीं है इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन असल वजह ये है। दूसरा, सियासी तौर पे थोड़ा सा हम मुंतशिर हैं इस वक्त, चूँकि इलेक्शंस हो जाएंगे तो सियासी एक इस्तेकाम आएगा और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लड़ने की इलेक्शन से इजाज़त होनी चाहिए और उसके ज़रिए से एक इस्तेकाम पैदा होगा। लेकिन जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक है तो वी हैव डिसाइडेड कि वी वांट बी द पार्ट ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट रशिया, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट चाइना, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट अमेरिका। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टांस है वो है अपनी जगह पे, कमज़ोर नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। देखिए ना, जिसकी यूथ 65% हो, एनर्जेटिक हो, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्लडिंग। वेस्ट तो कहता है तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान की यूथ जीनियस है, मैं कहता हूँ पहले नंबर की। क्रॉस ब्लडिंग साइंटिफिकली ज़्यादा जीनियस होती है। जिसके पास सारे रिसोर्सेज हों, टूरिज्म के स्पॉट्स हों, समंदर हों, दरिया हों, खेत हों, खलियान हों, पहाड़ हों, 4 मौसम हों, जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जिसके पास इंडस्ट्रियल बेस मौजूद है। ठीक है, अभी आपको पता है आपकी आईटी इंडस्ट्री कितना $8 बिलियन पर ईयर कमाती है। अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज करें तो ये आपको 25, 30, $50 बिलियन पर ईयर आपको ला के दे सकती है। आपकी गारमेंट इंडस्ट्री सारी चली गई बांग्लादेश, बिकॉज आपकी जो एनर्जी के कॉस्ट है वो आपने बढ़ा दी। अगर उसको आप मैनेज करें, 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा रनिंग वाटर पे आप गिलगित बल्तिस्तान में पैदा कर सकते हैं, कश्मीर के रनिंग वाटर पे आप पैदा कर सकते हैं। माजी में हमने गलत थोड़े से फैसले किए, उनको मेंड करने की ज़रूरत है। हम दोबारा अपनी पटड़ी के ऊपर होंगे। और पाकिस्तान देखें, एक इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस इस रीजन में अगर कोई पावर है तो पाकिस्तान है। न चाहते हुए भी अफगानिस्तान चाहता है पाकिस्तान किया ना, उन्होंने 2-4 नखरे किए, फिर उनके कंधार के गवर्नर साहब तशरीफ ले आए ना बातचीत के लिए, मौलाना फजल रहमान को ले गए ना। अब तो कहते हैं हमने नहीं बुलाया, लेकिन ले गए ना। बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के पास है, बट अगेन आई वुड से कि हमें थोड़ा सा अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। सर, अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं कोई होप नज़र आ रही जो आप बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, इकनॉमी हमारी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, और फिर इंटरनल जो डिसइंटीग्रेशन है बिटवीन प्रोविंसेस,
ये भी तो एक मेजर फैक्टर है। नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं है इस वक्त। वो मुझे नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि पीटीआई को की टॉप लीडरशिप जो फर्स्ट रैंक की है उसको गालिबा थोड़ी मुश्किलात हैं, उनमें से भी चंद को इजाज़त मिल गई है, अदरवाइज सारी इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ऑल दे आर एक्टिव इन इलेक्शंस, और 15 से अपनी एक्टिविटीज़ जो कैंपेन है उसको लॉन्च करना शुरू कर देंगे। दे हैव पोलिटिकल कंसेंसस एज वेल कि वी हैव टू रन द डेमोक्रेसी, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने याद होगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने साइन किया था मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें गौस अली शाह साहब ने एक अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद ये रियलाइजेशन है, ख़ुद खान साहब को भी ये रियलाइजेशन है, जो ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं, मेरा ख्याल में जेल में जाने के बाद एक रीथिंकिंग तो होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, वो मोहतरमा कहती थी ना कि इल्स ऑफ डेमोक्रेसीज कैन बी क्योर्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। आई थिंक वो एक रियलाइजेशन आपको नज़र आएगी। और आर्म्ड फोर्सेस भी मैं ये समझता हूँ कि वो चाहते हैं मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, बिकॉज मुल्क की इकॉनमी चलेगी, स्टेबिलिटी होगी तो आपको भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिविलियंस को भी अपना रोल प्ले करना होगा। आप यूनिवर्सिटीज़ को देखें, आप सिविलियन इदारों को देखें, क्या उसी तरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस के कर रहे हैं। आपके जो सियासतदान है, ये भी हकीकत है कि आपके डिप्लोमेट्स के दरवाज़ों पे दस्तक देते हुए नज़र आते हैं, जीएचक्यू के दरवाजे पे दस्तक देते हुए नज़र आते हैं। क्यों जाते हैं? अपने इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी क्यों नहीं लेके आते? जब आप स्पेस देंगे खेलने को तो फिर अगला तो खेलेगा। तो आपने स्पेस क्यों दिया है? आप अपने झगड़े दूसरी जगह क्यों ले जाते हैं? दैट इज द रीजन आई थिंक। तो मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम। हमारे पास वो कहते हैं गलती, वो तारिक अजीज मरूम कहते थे, गलती का चांस निश था, देयर इज नो चांस ऑफ द मिस्टेक फर्दर, बिकॉज हम उस स्टेज में से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। तो रीथिंक करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान का जो, मुझे अगर एक चीज़ हो जाए ना, जस्टिस हो जाए कि जो जिस अहल का मुकाम है उसको उस अहल पे रखा जाए। हर निकट्टू, निकम्मा, इनएफिशिएंट बंदा ओहदों पे बैठा हुआ है, अगर वो सही हो जाए तो आप देखेंगे। अगर शेर बैठा होता है ना, पूरी फौज को शेर बना देता है। अगर गीदड़ लीड करेगा तो फिर वो, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, इख्तलाफात अपनी जगह पे शायद पीटीआई के लोगों को ये पसंद ना आए, लेकिन इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान मेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, एंड ही इज़ वेरी सिंसियर। द प्रॉब्लम इज़ कि आप, चूंकि एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा क्राइसिस डेवलप हो गया, एक ऐसी पर्सनल रिफ्ट डेवलप हो गई जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। बट मुझे तो सच्ची बात बता रहा हूँ, आर्मी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में एक नेचुरल अलायंस नज़र आ रहा है। सिर्फ पर्सनलाइज्ड जो इख्तलाफात हैं, डिफरेंस, वो अगर मैंड हो जाए तो सारे मामला सीधे हो जाना शुरू हो जाएंगे। और मैं नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग मुहिब वतन नहीं, वो साबित हो चुका है। जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले, उसको कैरी ऑन करने वाले 5 शख्सियतों को सज़ा मिल चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनिशिएटेड दिस प्रोग्राम, ही वाज हैंग्ड। हेनरी किसिंजर साहब मरहूम जब जा रहे थे, लेट हेनरी किसिंजर, जहाज़ पे चढ़ते हुए उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि जब तेज़ फैन आ रही हो ना पटड़ी पे, तो अक्लमंद इंसान उस पटड़ी से हट जाता है, न कि खुदकुशी के लिए तैयार हो जाता है। और उन्हें ये लफ्ज़ भी मशहूर है, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के लिए आपको इबरत बना देंगे। ही वाज हैंग्ड, ठीक है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, आप क्रिटिसाइज करें कि गलत तरीके से पावर में आए, बट आई मीन दिस इज़ फैक्ट, ही कैरी ऑन द प्रोग्राम, सीक्रेटली ही कंप्लीटेड द प्रोग्राम। तो फिर आपने देखा उनको सज़ा क्या दी गई, उनका तैयारा बावलपुर की फ़ज़ाओं में फाड़ दिया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शी ब्रॉट डिलीवरी सिस्टम। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्रेशराइज किया, कैप करें न्यूक्लियर प्रोग्राम को, रिवर्स करें। शी रिफ्यूज्ड, शी टुक अ स्टैंड। आपने देखा मोहतरमा के साथ क्या हुआ। डॉक्टर कदीर खान, अकी प्लेयर मुनीर खान के साथ आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, फिर नज़रबंद हुए। नवाज शरीफ साहब, हैविंग प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट, इवन देन मशवरे के ऊपर ही सही, बट शी टुक अ डिसीजन। तो फिर आपने देखा उसको कैसे उतारा गया पावर से। तो ये एक रियलिटी है जिसको
बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आती है पाकिस्तान के हुक्मरानों में, फ्राम जिन्ना टू द प्रेजेंट, वेदर आर्मी रूलर है या सिविलियन है, ऑल दे आर पैन इस्लामिस्ट। आपकी जितनी भी डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेसेस चले हैं उसमें इन्होंने सपोर्ट की। जी, कोई और सवाल? Sir, what are the opportunities and challenges for Pakistan amid the worsening situation in Red Sea? इस हवाले से क्या कहेंगे सर? क्योंकि हम जैसे ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है, मल्टीपोलैरिटी जा रहा है, ये रोल आपको रशिया देखें, अपॉर्चुनिटी आई गॉट के क्वेश्चन। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो सबसे बड़ी ये है कि देयर इज अ स्पेस टू प्ले डिप्लोमेटिकली, फाइन, बिकॉज the system is in a transitional period and almost it is completed. The process has been speed up by the American blunders and inaptness. So Pakistan can play a good role as a middle range power, as an influencer of the region, as a specific and peculiar role to play, especially in OIC and in the global south. तो पाकिस्तान कर सकता है, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग गुड, बट द प्रॉब्लम, द रियल चैलेंज इज हाउ टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। दिस इज द बिग चैलेंज। बाहर तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपका हाउस इन ऑर्डर, और इसमें फिर जनरेशन वॉरफेयर, इलेक्शन नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, यार सब कुछ हो गया, अब तो कागजात नामजदगी हो गई, सारा कुछ हो गया, इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड। तो मेरा ख्याल है अगर आप अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें तो बाहर अपॉर्चुनिटी है, एंड आपकी पॉलिसीज ठीक हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि वी वुड इम्पोर्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, एंड टापी में वी वेलकम रशियंस, एंड आफ्टर इलेक्शंस इवन द न्यू गवर्नमेंट वुड गिव द अप्रूवल ऑफ दिस, वो भी यही करेगी। तो एक कंसिस्टेंसी आपको पॉलिसी में नजर आ रही है, जैसे चाइना के हवाले से आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी, कश्मीर के हवाले से कंसिस्टेंसी, तो ये पॉलिसी में अब कंसिस्टेंसी। और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ जो कि एमर्ज हो रही हैं इस न्यू डेवलपिंग इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, और वही इस वक्त जो पाकिस्तान के की पार्टनर्स हैं, जिस पे आप जिनके सहारे पे चलते हैं या उनका सहारा आप पे होता है, आप उनके लिए सहारा हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, वो भी एग्जैक्टली यही करें। दे हैव अ गुड डिप्लोमेसी विद द रशियंस, विद चाइनीज, विद हाउ सऊदीज दे हैव मैंड देयर डिफरेंसेस विद द ईरानियंस, एंड दे आर इम्पार्शियल इन द केस ऑफ अमेरिकन ब्रिटिशर्स अटैक ऑन होसीज यमन। तो वो बता रहे हैं कि एक रैशनैलिटी आ रही है और उसमें सारा अच्छा परफॉर्म करें। सिर्फ ये कि हाउस इन ऑर्डर करें, नंबर 1, एंड नंबर 2 हाउ टू एक्टिवेट द OIC, बिकॉज OIC 56 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। द वर्ल्ड इज लुकिंग टूवर्ड्स देम बिकॉज ऑफ देयर ऑयल रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल, दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन इनिशिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। Now $25 billion if Saudis they are going to invest in Pakistan, UAE is again with the same amount is investing in Pakistan, we are welcoming it because we know they have the capital. उनके पास ग़ज़ा नहीं है, पाकिस्तान के पास बंजर ज़रख़ेज़ ज़मीन है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, सऊदीज़ कैपिटल कैन क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ओनली गवर्नेंस सिस्टम 1 एंड नंबर 2 ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली आप खुद ब खुद ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आपको बैलेंसिंग के इशू नहीं आ रहा है जैसे हम देखते हैं जब 9/11 के बाद हम देखते हैं कि वी हैव अ बैलेंस पॉलिसी। यस, तेरा थोड़ा सा इमोशनल है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हट जाएगा जो वेस्ट की तरफ है। थैंक यू वेरी मच यू ऑल, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। जी सर, ये फ़लस्तीन के इशू को लेकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट आया सर। ये काकड़ जो साथ हैं इसके दौर में आपने अभी बताया सर कि प्री 1967 बाउंड्रीज जो है उसको बहाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोग गलत समझते हैं। देखिए, बात ये है कि हमारी प्रिंसिपल स्टांस कश्मीर पे क्या है, UN की रेजोल्यूशन। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक मुद्दे पे आप कहें UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक करें और दूसरे मुद्दे पे कहें नहीं UN की रेजोल्यूशन नहीं चलेगी वहाँ पे। तो एक तो इस बात को आप समझें। दूसरा, थोड़ी सुन लें, दूसरा काकड़ साहब की बात इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल हो गई जब उन्होंने जिना के लिए कहा कि वो कोई नबी तो नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों ने उसको माइंड किया।
और मुझे याद है हमीद गुल साहब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो उधर उन्होंने यही कहा कि भाई काकड़ साहब किस तरह से जिन्ना को कंपेयर कर सकते हैं आज के सियासतदान और अपने साथ, ठीक है ना। तो जिन्ना का विजन बड़ा क्लियर था और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चूंकि अब इजराइल ने अपनी पॉलिसीज से यूएन की जो रेजोल्यूशन है टू वायबल स्टेट, जो पीस डेट अकॉर्ड साइन हुआ था ओस्लो में, उसको मार दिया है खुद। और ये नेतन्याहू का खुद की स्टेटमेंट है, ये वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप देखें। वो कहता है पीस अकॉर्ड जो हुआ था यासिर अरफात और उस वक्त के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में, मैंने बड़ी आसानी से उसको मैनिपुलेट किया है। आई नो हाउ टू टैकल द अमेरिकन्स, ठीक है ना। तो वो खुद अब अमेरिकन्स के अंदर डिबेट है कि हम इजराइल की खातिर कब तक अपने आइडियल्स को गिव अप करेंगे, कब तक अपनी आइडेंटिटी, अपने इमेज को टारनिश करते रहेंगे, कब तक हम अपना इकोनॉमिक बर्डन जो है वो इजराइल की वजह से उठाते रहेंगे। खुद अमेरिका में कभी हुआ इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस आपको न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी के अंदर, और इस हद तक मैं वो सर्वे हमेशा कोट करता हूँ, हारिस हार्वर्ड का सर्वे, 51% ऑफ अमेरिकन यूथ दे से कि इजराइल को मुकम्मल ख़त्म करके हमास के हवाले कर दें। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न नेशंस कि वो इजराइल के इतने इजराइल हैज़ बीन एक्सपोज्ड, जिस तरह इंडिया किसी हद तक एक्सपोज हुआ है, इजराइल भी एक्सपोज हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो एक डिबेट वेस्ट के अंदर शुरू हो गई है। पाकिस्तान के स्टांस को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया है कि पहले हम वोकल नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ हैं, ये ज़्यादा को वोकल हो गए और कुछ इनकी, मैं अगर एहतियातन कहूँ कि स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं आप, और उनके बयान को जो है लिया गया है और इनफैक्ट लिया भी जा सकता है, तो उसका एक रिएक्शन आ रहा है। तो टू स्टेट सोल्यूशन होना सर हमारे Two-state solution as per UN resolutions, because UN has given the legitimacy. UN is an institution जो norm-based international order को maintain करता है। अगर आप उसको deny करें, negate करें, जो कि अमेरिकन्स कर रहे हैं, जो कि इजरायली कर रहे हैं, जो कि इंडियंस कर रहे हैं, तो फिर आप और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो आई थिंक उस हवाले से प्रिंसिपल्ड स्टांस है आप, ठीक है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर। जी मर्जी आप रह गई हैं, बताएं। सर आपने बात की कि आजकल जो ग्लोबल ट्रेड है वो लोकल करेंसी में मतलब हो रहा है जी। क्या पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हाँ, पाकिस्तान कर रहा है ना लोकल करेंसी में बार्टर ट्रेड विद ईरान। लोकल करेंसी ने आपने ऑयल रशिया से ख़रीदा है यॉन में, चाइनीज़ के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टुमारो इफ़ देयर पीस शुरू हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इन दैट केस वी वुड ट्रेड विद ईच अदर इन अ लोकल करेंसी। तो हम वो करेंगे। अगर सऊदीज़ कर सकते हैं तो वी कैन डू अ ट्रेड विद सऊदीज़ एज वेल। तो वाई डू वी डू द ट्रेड इन डॉलर्स? तो डॉलर्स की ज़रूरत नहीं। आपका इंपोर्ट पे जो डॉलर ज़्यादा लगते थे वो किस पे लगता था? वो ऑयल की परचेजेस पे लगता था। अगर वो आपको रशियंस अल्टरनेटिव करेंसी में ईरान बॉर्डर ट्रेड के जरिए, मैं तो कहता हूँ ईरान के साथ खुल के, वाई यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सैंक्शंस ऑफ ईरान, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से। जब रशियंस नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, इंडियंस आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, चाइनीज आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, इवन सऊदीज आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, तो हम क्यों कर रहे हैं? हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये है कि हमारे अगर मुफ्त की बिजली, सस्ती बिजली, गैस, ऑयल आ सकता है ईरान से, वी मस्ट बाय इट। जो ईरान को हमसे चाहिए हम उनको दे दें। अगर वो चावल के बदले ऑयल एंड गैस देने को तैयार हैं, बार्टर सिस्टम, तो वी विल डू दिस। एंड सो वी आर डूइंग विद द रशियंस। बल्कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी जारी है। आई वुड से Turkey, Iran and Pakistan, they are very very important nations of the Muslim world. टर्की के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो टर्की और ईरान के साथ, और ईरान के पास है, जैसे ईरानियन ड्रोन इस बड़े फेमस हैं, हम ले सकते हैं। इसी तरह टर्की के जो चॉपर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टर्की के साथ मिलकर आप 6th जनरेशन का जेट तैयारा तैयार कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो और क्या चाहिए? तो मेरा ख्याल है एक जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा सबके लिए, और फिर वी टुगेदर कैन बेनिफिट इवन सऊदीज एंड अरब एमिरेट्स एंड अदर मुस्लिम नेशंस एज वेल, इवन अदर पैरिफेरल नेशंस, आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इवन आप जो आपके दूसरे श्रीलंका है उसको आप पहले भी हेल्प आउट करते रहे हैं, नेपाल है आपका, बांग्लादेश है, तो आप उनके साथ चल सकते हैं। Thank you very much for your patience and for your relevant questions.
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक हम किसी और अंदाज से किसी और चीज़ से थैंक यू इसको सर एग्जाम में